हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। तो आज हम कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग और कटिंग सीखने वाले हैं। यहाँ पे हमने कटोरी ब्लाउज के पैटर्न को ड्रॉ करके रेडी कर लिया है। तो कटोरी ब्लाउज का जो लुक रहता है वो कुछ इस तरह से आता है। फ्रंट पार्ट का ये हमारा बैक पार्ट है। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो जैसे हम अपने बाकी ब्लाउजों के बैक पार्ट को कट करते हैं, सेम वैसे ही हमारे कटोरी ब्लाउज का भी बैक पार्ट कट होगा। जिसने अभी तक हमारे सारे वीडियोस देखे हैं उन्हें बिल्कुल क्लियर रहेगा कि बैक पार्ट को कट करना कितना ईजी होता है। तो इस ब्लाउज को कट करने के लिए हम अपने ब्लाउज का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो हमारे फुल शोल्डर है 14 इंच के और हमारे चेस्ट का साइज है 32। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को कट करना देख लेते हैं। बैक पार्ट को कट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहीं से हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान कितने इंच पे लगाना होता है उसके लिए हम अपने फुल शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारे फुल शोल्डर है 14 इंच के। 14 का हम हाफ करके उसमें से माइनस करेंगे 1.5 इंच और फिर अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। आपका जितना भी शोल्डर रहेगा उसमें आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है और फिर शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारे शोल्डर कितने हैं 14 इंच के। तो 14 का सबसे पहले हम हाफ कर लेंगे। हाफ करने के लिए हम 14 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा कितना आया 7 इंच। अब 7 में से हम माइनस कर देंगे 1.5 इंच। तो हमारा कितना आया 5.5 इंच, यानी कि 5.5 इंच हमारे शोल्डर आए हैं। आपके जितने भी शोल्डर रहेंगे आपको इसी फॉर्मूले का यूज करके परफेक्ट शोल्डर निकाल लेना है और फिर उसके बाद शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो अब शोल्डर के लिए हम 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे। शोल्डर के लिए निशान लगाने के बाद अब हम अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए भी हम अपने आर्म होल का फॉर्मूला देख लेंगे। उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा आर्म होल चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि बैक नेक के लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है और डीप नेक के लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है। अभी जो हमारा बैक पार्ट है उसका नेक डीप है तो हम डीप नेक वाला फॉर्मूला देखेंगे। इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जितना आपका चेस्ट का साइज रहता है उसी के अकॉर्डिंग। तो हमारे चेस्ट का साइज कितना है 32। 32 हमारा इस वाली लाइन में आ रहा है तो हम ये वाली लाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें आपको आपके चेस्ट के साइज को 6 से डिवाइड कर देना है और उसमें प्लस 0.5 इंच कर देना है। तो अभी हम 32 को डिवाइड कर लेंगे 6 से और प्लस इसमें हम 0.5 इंच कर देंगे। तो हमारा कितना आया 5.5 इंच। तो अब जो हमारे आर्म होल की मार्किंग है वो 5.5 इंच पे होगी। आप भी इस फॉर्मूले का यूज करके अपने आर्म होल का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे आर्म होल के लिए और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अभी हमने ब्लाउज की लेंथ के लिए निशान नहीं लगाया। ब्लाउज की लेंथ के लिए हम निशान बाद में लगाएंगे। इसके बाद जो हमने शोल्डर रखे थे यहाँ पे 5.5 इंच के, उसमें से आधा इंच माइनस करके आर्म होल की साइड पे हम ये निशान 5 इंच पे लगाएंगे और इन दोनों का एक सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ भी हम 5 इंच पे निशान लगा देंगे और इन तीनों निशानों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट के लिए हम कैसे निशान लगाएंगे, जो भी हमारे चेस्ट का साइज रहेगा उसे हम 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे। तो हमारे चेस्ट का साइज कितना है 32। 32 को हम डिवाइड कर लेंगे 4 से। तो हमारा कितना आया 8 इंच। आपका जो भी चेस्ट का साइज रहेगा उसे आपको डिवाइड 4 करके निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। सेम ऐसे ही हम अपनी वेस्ट के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की है, तो हमारी वेस्ट का मेजरमेंट है 28। 28 को डिवाइड कर लेंगे हम 4 से। तो हमारा कितना आया 7 इंच। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और जितना मार्जिन हमने यहाँ रखा है उतना ही मार्जिन हम यहाँ पे भी रखेंगे। लेकिन बैक साइड में हम टक्स डालने वाले इसलिए 1.5 इंच के मार्जिन में हम 1 इंच प्लस करके निशान 2.5 इंच पे लगाएंगे और इन निशानों को मिला लेंगे। तो इस तरह आपको वेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। अगर आप वेस्ट में टक्स नहीं डालते तो फिर आपको मार्जिन 1.5 इंच का ही लेना है। उसके बाद अब हम आर्म होल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक साइड में आर्म होल की गहराई के लिए निशान 1.25 इंच पे लगेगा। तो यहाँ से 1.25 इंच पे मार्किंग करने के बाद इसका हम शेप दे देंगे। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से बैक पार्ट में आर्म होल की मार्किंग करनी होती है। बैक पार्ट में आर्म होल की गहराई का जो निशान होता है वो 1.25 इंच पे लगता है। अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो हम रेडी शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारे रेडी शोल्डर कितने इंच के 2.25 इंच के। इसमें 1 इंच प्लस करके रेडी शोल्डर के लिए हम निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 3.25 इंच पे निशान लगा देंगे क्योंकि हमारे रेडी शोल्डर 2.25 इंच के 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन का ऐड कर दिया। अब ये हमारी नेक की विड्थ रहेगी। तो हमारी नेक की विड्थ आएगी 2.25 इंच। उसके बाद यहाँ से हम शोल्डर को 0.25 इंच माइनस कर देंगे इस तरह से और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे।
अब यहाँ से हमने शोल्डर को 0.25 इंच क्यों माइनस किया, क्योंकि जब हम ब्लाउज में स्लीव अटैच करते हैं तो बहुत से लोगों को यहाँ पे हल्का सा पफ आता है, तो यहाँ से आपको शोल्डर को 0.25 इंच माइनस कर देना है, तो जो आपको शोल्डर में पफ आने की प्रॉब्लम रहेगी वो नहीं आएगी। रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाने के बाद हम अपनी नेक की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा नेक डीप कितना है 8.5 इंच, तो यहाँ से हम 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अभी हम नेक का शेप नहीं देंगे, सबसे पहले हम नाप के देखेंगे कि हमारी चेस्ट लाइन और नेक लाइन बड़ी है या छोटी। तो यहाँ पे हमारी नेक लाइन बड़ी है और जो हमारी चेस्ट लाइन है वो छोटी है। अगर हमारी नेक लाइन बड़ी होती है और चेस्ट लाइन छोटी होती है तो हमें शोल्डर को 0.75 इंच यहाँ से माइनस करना होता है। तो अभी हमारा नेक बड़ा है इसलिए हम शोल्डर को 0.75 इंच कम कर देंगे। हर साइज में आपको शोल्डर को 0.75 इंच कम करना है। जब भी आपका नेक बड़ा रहेगा किसी भी साइज में तो यहाँ पे आपके शोल्डर माइनस हो जाएंगे। अब वापस से हम नेक की लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारा नेक डीप कितना था 8.5, तो यहाँ से हम 8.5 पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमारी नेक की विड्थ कितनी आई है 2.25, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नेक की गोलाई दे देंगे। इस तरह से इन लाइनों को क्रॉस में मिला लेंगे और उसके बाद नेक को राउंड शेप में हम इस तरह से मिला लेंगे। अब इस तरह से नेक की गोलाई देने के बाद जो हमारे परफेक्ट शोल्डर आए हैं यहीं से हम ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है, यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ है 13.5, इसमें हम +1 करके 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये जो हमने शोल्डर निकाले यहाँ से हम 14.5 इंच पे निशान लगा देंगे। बैक पार्ट में हम टक्स डालने वाले हैं इसलिए टक्स के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो टक्स के लिए निशान यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे की साइड से भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से 0.2 इंच पे निशान लगाएंगे जो हमारा सिलाई में कवर होगा और इन निशानों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब आर्म होल को हम बैक साइड से 0.3 इंच डाउन कर देंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 0.3 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस तरह आर्म होल को क्रॉस में मिला लेंगे। तो इस तरह से अगर आप आर्म होल का शेप देते हैं तो जो बैक पार्ट में क्रीज की प्रॉब्लम रहेगी वो नहीं आएगी और जब आप स्लीव अटैच करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग आएगी आपके बैक पार्ट के आर्म होल में। अब शोल्डर को भी हम डाउन करना देखेंगे। तो अभी जो हमारा नेक है वो डीप है, तो डीप नेक में जो शोल्डर रहते हैं वो नेक की तरफ डाउन होते हैं। तो शोल्डर को कितना डाउन करना है 0.3 इंच आपको निशान लगाते हुए शोल्डर को नेक की तरफ डाउन कर देना है। इस तरह से शोल्डर की मार्किंग करने से जो आपके शोल्डर रहेंगे वो बॉडी पे जाके बिल्कुल फिट बैठेंगे। बहुत से लोगों को जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है वो इसी वजह से आती है कि या तो वो नेक ज्यादा ले लेते हैं या रेडी शोल्डर का निशान ठीक से नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से अगर आप मार्किंग करेंगे आपके शोल्डर की तो जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम रहेगी वो नहीं आएगी। अब बैक पार्ट की मार्किंग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट जो हमारा रहेगा वो कटोरी ब्लाउज रहेगा, तो उसे कैसे कट करना है वो हम देखेंगे। कटोरी को कट करने के लिए सबसे पहले हम अपने फर्मे का यूज करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए हमने यहाँ पे फर्मा ले लिया है। सबसे पहले हम फर्मे पे कट करेंगे, उसके बाद अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करना देखेंगे। तो जैसी मार्किंग हमने अपने बैक पार्ट में की थी सेम वैसी मार्किंग सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट में कर लेंगे। तो बैक पार्ट में हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची थी, तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। ये लाइन खींचने के बाद अब हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें अपने शोल्डर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने बैक पार्ट में मार्किंग की थी तो हमने अपने शोल्डर निकाल लिए थे। तो हमारे शोल्डर कितने आए थे 5.5 इंच। तो यहाँ से शोल्डर के लिए हम 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। आर्मोल भी हमने निकाल लिया था, तो आर्मोल हमारा कितना आया था 5.5 इंच। तो यहाँ से हम आर्मोल के लिए 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद अब हम अपने चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारा चेस्ट कितना था 8 इंच का। यहाँ पे हम कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, हमारा निशान 8 इंच पे ही लगेगा, प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। अब शोल्डर के लिए हमने निशान कितने इंच पे लगाया था 5.5 इंच पे, उसमें से आधा इंच कम करके आर्मोल की तरफ हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों का एक सेंटर निकाल लेंगे। सेम ऐसे ही हमने अपने बैक पार्ट में भी किया था। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन तीनों निशानों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट में आर्महोल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान कितने इंच पे लगेगा 0.75 इंच पे और इसे भी हम यहाँ से शेप दे देंगे।
आर्म होल का शेप देने के बाद अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो रेडी शोल्डर कितने इंच के थे, 2.25 इंच के, उसमें 1 इंच प्लस करके सिलाई मार्जिन का हमने 3.25 इंच पे निशान लगाया था। तो यहाँ पे भी हमने 3.25 इंच पे निशान लगाया है। रेडी शोल्डर थे 2.25 इंच के, उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके हमने 3.25 इंच पे निशान लगाया है। तो नेक की विड्थ कितनी आई, 2.25 इंच। अब वापस से हम यहाँ से 0.25 इंच शोल्डर को माइनस कर देंगे। तो ये जो हमने शोल्डर माइनस किए हैं, ऐसे ही हमने अपने बैक पार्ट में भी माइनस किए थे। इससे क्या रहेगा, जो शोल्डर में पफ आता है वो नहीं आएगा। अब हम नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो जो हमारे फ्रंट का नेक है उसकी लंबाई है 6 इंच। तो यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब वापस से हम अपनी नेक लाइन और चेस्ट लाइन को नाप के देख लेंगे। तो जो हमारी चेस्ट लाइन है वो 5.5 इंच की है और जो नेक लाइन है वो 6 इंच की है। तो यहाँ से वापस से 0.75 इंच हम शोल्डर को माइनस कर देंगे। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से हमें शोल्डर की मार्किंग करनी होती है। जब भी आपका नेक आपकी चेस्ट लाइन से बड़ा रहेगा तो आपको इसी तरह से शोल्डर को माइनस करना है। अगर आपका नेक छोटा रहता है तो फिर आपको शोल्डर को माइनस करने की जरूरत नहीं है, जितने शोल्डर है उतने ही शोल्डर रहेंगे। अब ये जो हमने परफेक्ट शोल्डर निकाले हैं, यहीं से हम वापस से अपनी नेक की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे और ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी नेक की लंबाई कितनी है, 6 इंच। यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। और ब्लाउज की लंबाई कितनी है, 14.5 इंच। तो हम ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे 14.5 इंच पे। लंबाई के लिए निशान लगाने के बाद अब हम नेक का शेप देंगे। तो नेक का शेप देने के लिए यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को मिला लेंगे और यहाँ से गोलाई में नेक का शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारे वेस्ट का मेजरमेंट कितना था, 7 इंच। तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे, प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब इन लाइनों को मिला लेंगे। तो जैसे हमने बैक पार्ट में मार्किंग की थी, सेम वैसे हमने अपने फ्रंट पार्ट में मार्किंग कर ली है। इसमें आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आर्म होल में जो हमने गहराई दी थी हमने उसमें चेंज किया है। अब हम कटोरी के लिए निशान लगाएंगे और हमारा बेल्ट कितने इंच पर रेडी होगा उसके लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट को कितने इंच पर रेडी करना है उसके लिए हम अपना बेल्ट चार्ट देख लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट चार्ट है। इसमें एक साइड आपको लेंथ दी हुई है ब्लाउज की और दूसरी साइड बेल्ट का मेजरमेंट दिया हुआ है। यानी कि जितनी हमारी ब्लाउज की लेंथ रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको बेल्ट को रेडी करना है। तो अभी हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है, 14.5। 14.5 हमारी सेकंड वाली लाइन में आ रही है। तो जो हमारा बेल्ट है वो कितने इंच पे रेडी होगा, 2 इंच पे रेडी होगा। लेकिन यहाँ पे हमें बेल्ट थोड़ा चौड़ा चाहिए, तो हम उसमें 2 इंच प्लस करके बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे 2.25 इंच पे। तो यहाँ से हम 2.25 इंच पे निशान लगा लेंगे बेल्ट के लिए। बेल्ट के लिए निशान लगाने के बाद अब हम अपनी कटोरी के लिए निशान लगाएंगे। तो कटोरी का शेप कैसे देना होता है, तो जो हमारी कटोरी का शेप आता है वो कुछ इस तरह से आता है। आर्म होल की तरफ से हमें कटोरी का शेप देना होता है। तो शेप देने के लिए आपको ये जो आपने आर्म होल के लिए निशान लगाया था, यहाँ से हम 1.5 इंच निशान लगाएंगे बाहर की साइड। तो ये जो हमने आर्म होल का शेप के लिए निशान लगाया था, यहाँ से हमने 1.5 इंच बाहर की तरफ निशान लगाया है। अगर आपके चेस्ट का साइज 35 से प्लस रहता है, 35 से ऊपर रहता है, जैसे 35, 36, तो आपको ये निशान 2 इंच तक ले लेना है। अभी हमारा जो साइज है वो 35 से नीचे है, इसलिए हमने ये निशान 1.5 इंच पे लगाया है। अब इसको हम स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से नेक की साइड। इस तरह से आपको इस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। अब हम कटोरी के लिए निशान लगाएंगे कि हमारी कटोरी कितने इंच पर रेडी होगी। तो उसके लिए हम अपना कटोरी चार्ट देख लेंगे। तो इस चार्ट में जितना भी आपका चेस्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको कटोरी को रेडी करना है कि यहाँ से कितने इंच की आपकी कटोरी रेडी होगी। तो इसमें आपको आपके चेस्ट का साइज देख लेना, उसी के अकॉर्डिंग आपको कटोरी के लिए निशान लगाना है। अभी हमारे चेस्ट का साइज 32 था, तो हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से भी हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी मिला लेंगे। तो इस तरह से आपको कटोरी के लिए मार्किंग कर लेनी है। अब हम कटोरी का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए इस तरह से आपको गोलाई में शेप दे देना है। तो इस तरह से हमारी कटोरी का शेप जाएगा। अगर हमारे चेस्ट का साइज बड़ा रहता है तो फिर जो हमारी कटोरी की मार्किंग है वो भी हमारी ज्यादा होती है। अभी हमारे चेस्ट का साइज छोटा था, इसलिए जो हमारी कटोरी है वो छोटी रेडी होगी। अगर आपको कटोरी का परफेक्ट मेजरमेंट निकालना है तो आप हमारा कटोरी चार्ट देख सकते हैं, और अगर फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आप नाप के ब्लाउज से भी यहाँ पे मेजर करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नाप का ब्लाउज ले लेना है
और इससे कटोरी को नाप के देखना है कि कितने इंच की कटोरी रेडी करनी है जिससे कि परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो जो भी ब्लाउज के हुक वाला साइड रहेगा वहां से आपको कटोरी का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ब्लाउज को बिछा लेना है। बिछाने के बाद आपको इंच टेप को रख के देखना है। तो हम यहाँ से इंच टेप को रख के देखेंगे तो हमारी कटोरी कितने इंच पे रेडी हो रही है, 5 इंच पे रेडी हो रही है। और ये टक्स पॉइंट का निशान है वो बिल्कुल हमारा सेंटर में होना चाहिए। जैसे यहाँ से भी हमारा ये 2.5 इंच पे आ रहा है, यहाँ से भी हम इसे नाप के देखेंगे तो ये 2.5 इंच पे रेडी हो रहा है। तो सेम इस तरह से आपको कटोरी की कटिंग करनी है कि जो टक्स है बिल्कुल सेंटर में आए और जो कटोरी है उसका मेजरमेंट भी बिल्कुल फिक्स हो। यहाँ से हमने 5 इंच पे कटोरी के लिए निशान लगा लिया है। अब बेल्ट के लिए हम 1 इंच ऊपर निशान लगा लेंगे। तो बेल्ट के लिए आपको 1 इंच ऊपर निशान लगा लेना है और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन्हें क्रॉस में मिला लेंगे इस तरह से। हर साइज में आपको इसी इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद हम आर्म होल को देखेंगे। तो जब भी हम कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें आर्म होल की कटिंग कैसे करनी होती है जिससे आर्म होल में क्रीज ना आए। क्योंकि हम जब भी दूसरे ब्लाउज बनाते हैं जैसे प्रिंसेस कट या 4 टक्स ब्लाउज तो यहाँ पे हमारा टक्स आ जाता है जिससे हमारा जितना भी क्रीज रहता है वो टक्स में कवर हो जाता है। लेकिन जब हम कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हमारा कोई भी टक्स नहीं डलता है। तो इसके लिए यहाँ पे पहले ही आपको टक्स की मार्किंग कर लेनी है, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो टक्स के लिए निशान कैसे लगाना होता है वो हम देखेंगे। इस निशान को लगाने के लिए जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो जितने इंच पे उसके लिए निशान लगाते हैं सेम वैसे ही आपको यहाँ पे निशान लगाना है। तो ये जो हमारी चेस्ट लाइन है यहाँ से हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपके चेस्ट का साइज 35 तक है तो आपको ये निशान 1.25 इंच पे लगाना है। और अगर आपका चेस्ट का साइज 35 से ऊपर रहता है तो फिर ये निशान हमारा 1.5 इंच पे लगेगा। अभी हमारे चेस्ट का साइज 35 से कम है तो हमने ये निशान 1.25 इंच पे लगाया है इस तरह से। अब 1.25 का हम हाफ कर लेंगे तो हमारा कितना आया 0.2 इंच। तो यहाँ पे हम 0.2 इंच पे निशान लगा देंगे। जितना आपने यहाँ पे निशान लगाया उसका हाफ करके आपको यहाँ पे निशान लगाना है। अब ये निशान हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहीं से वापस से हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। यानी कि ये जो टक्स है हमारा इतनी दूरी पर सिलाई में कवर होगा, इसलिए हमने ये निशान लगाया। अब इसको हम क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो क्रॉस मार्किंग करने के लिए आपको कटोरी का सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए हम कटोरी का एक सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला इसी से हम इसे मिला देंगे इस तरह क्रॉस में। और ये जो दूसरा निशान लगाया है जो हमारा सिलाई में कवर होगा उसे भी हम अपने सेंटर से मिला देंगे इस तरह। इस लाइन को आपको स्ट्रेट जाने देना है। अब इन दोनों लाइनों को हम नाप के देखेंगे कि हमारी बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो ये वाली लाइन हमारी 5 इंच पे रेडी हो रही है। अब दूसरी वाली जहां भी आपके 5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे आपको निशान लगा लेना है इस तरह से। तो ये 5 इंच पे यहाँ पे रेडी हो रही है तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। बैक पार्ट में हमने आर्म होल को बैक साइड से डाउन किया था तो यहाँ पे भी हम 0.3 इंच इस तरह से आर्म होल को डाउन कर देंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। और ये जो हमने निशान लगाया है इन दोनों निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे एक नया आर्म होल बना लेंगे। अब इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे हमने दूसरा आर्म होल क्यों बनाया है। क्योंकि जो हमारा कटोरी ब्लाउज रहता है उसमें कोई भी टक्स नहीं डलता, इसलिए टक्स को कवर करने के लिए हमने यहाँ पे नया आर्म होल बनाया है ताकि जब हम कटोरी ब्लाउज की स्टिच करेंगे तो जो आर्म होल में क्रीज की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग देखेंगे कि इसको कट कैसे करना है। तो आपको पूरे पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे तीनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। कटोरी को हमने कट कर लिया, इसको अभी हम अलग रखेंगे और इसको कट करना हम बाद में देखेंगे कि इसको शेप में कैसे कट करना है। अब हम अपने आर्म होल की कटिंग देखेंगे। तो आर्म होल को कट कैसे करना है, ये जो हमने नया आर्म होल बनाया है इसे हम अपने दूसरे टक्स पॉइंट के ऊपर जमा लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों टक्स पॉइंट को एक के ऊपर एक जमा लेना है आपको। जमाने के बाद अब जो हमारा दूसरा आर्म होल है वो बिल्कुल फिट आके बैठा है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से इसका शेप दे देना है इस तरह से। इसे इसी शेप में हम कट करेंगे। तो अब हमारा जितना भी आर्म होल का क्रीज था वो हमने इसमें कवर कर दिया। तो अब जो इसकी फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये जो हमने बैक साइड में डाउन किया है यहीं से हम अपने आर्म होल को कट करते हुए लेके आएंगे। तो इस पार्ट को भी हमने कट कर लिया है। अब जब हम इसे लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करेंगे तो इसी तरह इस टक्स पॉइंट को फोल्ड करते हुए हम कट करेंगे। अब हम कटोरी को कट करना देखेंगे।
तो ये जो हमारी कटोरी है इसको डायरेक्ट आपको अब लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करना है, लेकिन अभी मुझे आपको एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे मैं फर्मे पे ही कट करके बताऊंगी। आप इसे अब डायरेक्ट अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट कर सकते हैं। तो जब आप लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करेंगे तो इसमें कहाँ कहाँ कितने इंच ऐड करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको कटोरी को आपके लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर रख लेना है। हमने यहाँ पे दूसरे वाले फर्मे के ऊपर रखा है, आपको फैब्रिक के ऊपर ही रख लेना है। अब सेम मार्किंग इसकी हम अपने फर्मे पे कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने कटोरी की मार्किंग कर ली है और ये जो हमने 1 इंच की गहराई दी थी अभी बिल्कुल इसे सीधा कर लिया। गहराई देना हम बाद में देखेंगे। इस तरह से पूरी मार्किंग हमने अपनी कटोरी की कर ली है। अब जब कटोरी को हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा सिलाई मार्जिन ऐड होता है और फ्रंट में भी हम उकाई की पट्टी रखने वाले हैं तो यहाँ पे भी हमारा सिलाई का मार्जिन ऐड होता है। ठीक है, तो हमें दोनों साइड से 0.5 इंच, तो यहाँ से भी हम 0.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 0.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये दोनों निशान हमने क्यों लगाए, क्योंकि हमारा सिलाई में कवर होगा, लेकिन नीचे से जो हमारा मार्जिन का निशान रहेगा वो 1-1 इंच पे लगेगा। तो यहाँ से भी हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, सेम यहाँ से भी हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो अब ऊपर से तो हमने 0.5 इंच और 0.5 इंच का मार्जिन लिया है, लेकिन नीचे से जो हमने सिलाई का मार्जिन लिया है वो 1-1 इंच लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट आएगा, इसलिए आपको मार्जिन 1 इंच लेना है। हर साइज में आपको इतना ही मार्जिन लेना है। अब इस लाइनों को हम क्रॉस में मिला देंगे इस तरह से, और इस वाली लाइन को भी हम इसी तरह क्रॉस में मिला देंगे। तो इस तरह से आपको कटोरी के लिए सबसे पहले मार्जिन ले लेना है। मार्जिन लेने के बाद अब हम ये जो हमने पहले कटोरी का निशान लगाया था उसका एक सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से इंची टेप को रखते हुए इसका एक सेंटर निकाल लेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ से भी हम मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे हमने कितना मार्जिन लिया, 1 इंच का मार्जिन लिया। इसमें हम 25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि ये जो निशान है वो हमारा 1.25 इंच पे लगेगा इस तरह से। अब इसको भी हम नीचे से क्रॉस में मिला देंगे और यहाँ से भी हम इसे क्रॉस में मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 1 इंच ऊपर आएंगे जो हमने अपने बेल्ट का लिया था, तो इसी तरह से हम इसे क्रॉस में मिला लेंगे 1 इंच ऊपर। और यहाँ से भी हम आधा इंच ऊपर आएंगे। अब आधा इंच हम ऊपर क्यों आएंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है हमारा आधा इंच टक्स में कवर हुआ है इस तरह से, तो ये हो गया ना हमारा आधा इंच छोटा, इसलिए हम यहाँ से आधा इंच कम कर देंगे। तो यहाँ से हम आधा इंच ऊपर निशान लगा के इसे भी क्रॉस में मिला लेंगे इस तरह से। तो जब हम कटोरी को अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल फिट आके बैठेगी। यहाँ से भी हमने बेल्ट का कम कर दिया और यहाँ से जो हमारा टक्स में कवर हुआ था उसका कम किया। अब हम कटोरी की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको कटोरी को कट कर लेना है। अब ये जो हमारा सेंटर है यहाँ पे हम एक कट का निशान लगा लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको और आपको इन दोनों को इस अच्छे से बिछा लेना है एक के ऊपर एक, बिल्कुल इस तरह से। तो इस तरह से बिल्कुल हमारा सेंटर है। सेंटर में हम एक कट का निशान लगा लेंगे इस तरह से। कट लगाने के बाद अभी हमारा टक्स पॉइंट सिलाई में कितने कितने इंच लगेगा तो ये हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा, हमने कटोरी कितने इंच की रेडी की है, 5 इंच की रेडी की है। 5 का हम हाफ कर लेंगे, हाफ करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2.5 इंच। तो यहाँ से 2.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और इस तरह से यहाँ पे भी हम कट का निशान लगा देंगे। अगर आपने 6 इंच की कटोरी रेडी की होती तो आप 6 का हाफ करके निशान लगाते। 6 का हाफ करेंगे हम तो कितना आएगा, 3 इंच। तो हमारा टक्स का निशान कितने इंच पे लगता है, 3 इंच पे लगता। अभी हमने कटोरी 5 इंच की रेडी करी तो उसका हाफ करके ये निशान हमने 2.5 इंच पे लगाया है। तो अब यहाँ से हम इसको क्रॉस में मिलाएंगे। तो क्रॉस में मिलाने के लिए सबसे पहले हम अपने टक्स पॉइंट के लिए निशान लगा लेंगे। तो टक्स पॉइंट का निशान कितने इंच पे लगेगा, 3 इंच पे। यहाँ से आपको 3 इंच पे निशान लगा लेना है और अब इन्हें हम क्रॉस में मिला लेंगे इस तरह से। तो ये ऑटोमेटिक हमें मिल चुका है टक्स का निशान कितने इंच पे लगेगा। अब इसे हम फोल्ड करके भी देख लेंगे इस तरह से। ये जो हमारा टक्स पॉइंट फोल्ड होगा तो जब हम स्टिच करेंगे तो जो हमारी कटोरी है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी होगी। तो इस तरह से हमारी कटोरी का शेप आएगा। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से कटोरी की कटिंग करनी होती है। यहाँ से हम इसे नाप के देखेंगे। तो इसे हम नाप के कैसे देखेंगे, तो इसको नापने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से इसमें से 0.2 इंच कम कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी हुकाई की पट्टी अटैच होगी।
यहाँ पे भी हमारी कटोरी अटैच होगी, तो इन दोनों को छोड़ते हुए हम नाप के देखेंगे कि हमारी जो कटोरी है वो फिक्स 5 इंच पे रेडी हो रही है या नहीं। तो यहाँ से हम इसे रख के देखेंगे, तो जो हमारा टक्स है वो 2.5 इंच पे आ रहा है, और जो हमारी कटोरी है वो फिक्स 5 इंच पे रेडी हो रही है। तो इस तरह से आप कटोरी की कटिंग करेंगे तो ना आपकी कटोरी छोटी होगी ना बड़ी होगी। और उसके बाद इससे भी आपको नाप के देख लेना है। जब हम यहाँ से अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल हमारा फिट आना चाहिए इस तरह से। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है साइड से, इस तरह से। जब हम यहाँ से इसको अटैच करेंगे तो बिल्कुल फिट आके बैठेगा हमारा ऊपर से नीचे तक। जो हमने यहाँ से कम किया था वो भी अब हमारा बराबर आ रहा है। तो इस तरह से आपको कटोरी की कटिंग कर लेनी है। अब इसे हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा बेल्ट है और ये हमारे दोनों पार्ट है। तो जब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करेंगे तो कटोरी को तो आपको डायरेक्ट इसी तरह से कट कर लेना है, क्योंकि इसे हमने समझ लो लाइनिंग वाले फैब्रिक पे ही कट किया है। लेकिन जब हम इसको कट करेंगे तो इसमें हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ से 0.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन ऐड होगा, और बेल्ट में नीचे की साइड से 0.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड होगा। तो इस तरह से आपको सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है दोनों में। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे डबल फोल्ड करके हम अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक बिछा लेंगे। सबसे पहले हम अपने बेल्ट को कट करना देखेंगे, तो बेल्ट के फरमे को हम यहाँ पे रख लेंगे। अब बेल्ट के फरमे में यहाँ पे भी हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि बेल्ट में भी हमारी हुकाई पट्टी अटैच होगी। तो बेल्ट की कटिंग करने से पहले आपको सिलाई मार्जिन ले लेना है। तो सबसे पहले हम नीचे से सिलाई मार्जिन लेंगे 0.5 इंच का, प्लस हम साइड से भी 0.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे, क्योंकि जो हमारा हुकाई पट्टी में कवर हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमने सिलाई मार्जिन लिया और यहाँ से भी हमने सिलाई मार्जिन लिया बेल्ट में। इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। इसे भी हम स्ट्रेट कर देंगे और अपने बेल्ट वाले फरमे को रखते हुए इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब हम अपने कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे कटोरी वाले फरमे को लेंगे और इस तरह से रख देंगे इसके ऊपर। और अब इस पूरे फरमे की भी मार्किंग हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कर लेंगे। ये जो हमने टक्स के निशान लगाए हैं आपको इसी तरह से लगा लेना है यहाँ पे। अब हम दूसरे वाले पार्ट के फरमे को लेंगे और उसको कट करना देखेंगे। तो यहाँ पे हम ये वाला फरमा लेंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे, और इसकी भी सेम मार्किंग कर लेंगे हम। अब इसकी मार्किंग करने के बाद साइड से हम इसमें 0.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से आपको इसमें भी मार्जिन लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे तीनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब बेल्ट को हम फ्रंट से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो हमने निशान लगाए थे वहां पे हम कट के निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारा टक्स पॉइंट रहेगा। और यहाँ पे हम शोल्डर को डाउन कर लेंगे नेक की तरफ, जैसे हमने अपने बैक पार्ट में किए थे। तो 0.3 इंच पे हम निशान लगाते हुए शोल्डर को नेक की तरफ डाउन कर लेंगे। तो इस तरह से आपको कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है। अब इस पूरे पार्ट को हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर लेंगे। पूरे ब्लाउज को हमने अपने मेन फैब्रिक पे कट करके रेडी कर लिया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हम बहुत सारे ब्लाउज की सीरीज आगे लाने वाले हैं, तो उन वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अब हम अपने ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे कि कटोरी ब्लाउज को किस तरह स्टिच करना चाहिए। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ताकि ब्लाउज की स्टिचिंग भी आपको क्लियर समझ आ सके।